हे एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल। आज हम जिस टॉपिक के ऊपर डिस्कशन करेंगे वो है पब्लिक फाइनेंस टॉपिक का बजट, जिसमें हम पढ़ रहे हैं बजट के बारे में। आपने प्रीवियस की वीडियो में पढ़ा होगा कैपिटल एक्सपेंडिचर, रेवेन्यू एक्सपेंडिचर के बारे में। दिस इज द फोर्थ वीडियो इन द सीरीज। लेट्स स्टार्ट। बाकी वीडियो के पास डिस्क्रिप्शन बॉक्स में गिवन है, आप जाकर वहाँ पर देख सकते हैं। सबसे पहले हम आ जाते हैं कंसेप्ट के ऊपर कि डेफिसिट फाइनेंसिंग का कंसेप्ट क्या है, इसका मतलब क्या होता है। The act, process of financing, supporting a deficit by government is deficit financing. मैंने आपको प्रीवियस वीडियो में बताया था कि डेफिसिट और सरप्लस का क्या कंसेप्ट है। अगर आपका बजट डेफिसिट में चल रहा है तो उसको ठीक करने के लिए अगर आप कोई एक्ट कर रहे हैं, कोई काम कर रहे हैं, कोई प्रोसेस कर रहे हैं, कोई सपोर्ट दे रहे हैं, उसको हम क्या कहते हैं? उसको हम कहते हैं डेफिसिट फाइनेंसिंग। इन दिस प्रोसेस द गवर्नमेंट नोज वेल इन एडवांस। इस पूरे प्रोसेस में गवर्नमेंट को एडवांस में पता होता है कि उसके टोटल एक्सपेंडिचर कितने हैं और उसकी टोटल रिसीट कितनी है। टोटल एक्सपेंडिचर मतलब टोटल खर्चा कितना है उसका, इन टोटल रिसीट मतलब टोटल उसका रेवेन्यू कितना है। ऑब्वियस सी बात है कि गवर्नमेंट की बात हो रही है तो गवर्नमेंट को अपने खर्चे और अपने पूरी इनकम तो पता ही होगी। अगर खर्चे 10 रुपए के हैं और पैसे 15 रुपए आ रहे हैं तो मतलब एक्सपेंडिचर कम है और पैसा ज़्यादा है। उस केस में हमारा जो बजट है वो सरप्लस हो जाएगा। लेकिन ऑन द अदर हैंड अगर एक्सपेंडिचर 10 रुपए का है और पैसे आपके पास सिर्फ 5 हैं, उस केस में आपका जो है वो डेफिसिट रहेगा, मतलब कि पैसे कम पड़ रहे हैं। तो अगर डेफिसिट हो रहा है उस डेफिसिट को कैसे कवर किया जाए, वो सारी चीज़ें डेफिसिट फाइनेंसिंग में आ जाती हैं। इन अर्ली 1930s यूएस फर्स्ट ट्राइड अ डेफिसिट फाइनेंसिंग। 1930s में सबसे पहला देश यूएस, उसने ट्राई किया था डेफिसिट फाइनेंसिंग को, एंड सून इट वाज फॉलोड बाय यूरो अमेरिकन गवर्नमेंट्स। इंडिया ने कब ट्राई किया था? इंडिया ट्राइड इट्स हैंड इन डेफिसिट फाइनेंसिंग इन 1969 और फिर 1970 से उसका वो रूटीन फिनोमेना बन गया था कि जब मैं चाहे तब डेफिसिट फाइनेंसिंग के थ्रू मनी को रेज कर लेते हैं, क्योंकि इंडिया का डेफिसिट बजट रहा है, सरप्लस बहुत कम रहा है, तो उस केस में वो फिर उसको बार बार करना पड़ता है। देन कम्स मीन्स ऑफ डेफिसिट फाइनेंसिंग कि डेफिसिट अगर हो जाता है, बजट अगर डेफिसिट में चला जाता है तो कैसे फाइनेंस किया जाए। फर्स्ट ऑप्शन इज एक्सटर्नल एड। एक्सटर्नल एड मतलब किसी और देश से, अपनी कंट्री के बाहर एड लेना। एड का क्या मतलब है? एड का मतलब है कि जो लोन, अगर आप किसी से पैसे ले रहे हैं, अगर आप किसी से एड ले रहे हैं, उस केस में सॉफ्ट लोन्स दिए जाते हैं। सॉफ्ट लोन्स कौन से लोन्स होते हैं? सॉफ्ट लोन्स वो वाले लोन्स होते हैं जिसका रेट ऑफ इंटरेस्ट या तो नहीं देना होता है, सिर्फ प्रिंसिपल अमाउंट देना होता है, या फिर अगर देना भी होता है तो वो बहुत ही मिनिमम होता है, बहुत ही मिनिमम होता है। तो एक्सटर्नल किसी देश से अगर आप, या वर्ल्ड बैंक से या किसी और देश से अगर आप एक्सटर्नल एड ले रहे हैं तो उसका ये कॉन्सेप्ट है। ठीक है, पहला सोर्स तो आपको क्लियर हो गया। अच्छा, एक और चीज होती है आपकी एक्सटर्नल ग्रांट। एक्सटर्नल ग्रांट मतलब होता है, ग्रांट शब्द का यहाँ पर मतलब है दान देना। ठीक है, तो एक्सटर्नल ग्रांट की जो बात हो रही है वो फ्री, बिल्कुल फ्री होते हैं। अगर आपको किसी देश ने किसी देश को बिल्कुल मुफ्त में दान दे दिए 5 करोड़ रुपए, तो उस पर ना आपको वापस देने हैं वो पैसे, ना आपको उसके ऊपर कोई रेट ऑफ इंटरेस्ट देना है। उस पर्टिकुलर चीज़ को हम एक्सटर्नल ग्रांट कहते हैं। ठीक है, लेकिन इंडिया में ये चीज़ नहीं है। इंडिया में ये आया नहीं है या इंडिया ने एक्सेप्ट नहीं किया, जो भी है। इंडिया को आज तक ऐसे ग्रांट वगैरह मिले नहीं है। ठीक है, इसलिए यहाँ पर हम ग्रांट के बारे में डिस्कशन नहीं करेंगे। वी बी टॉकिंग अबाउट एक्सटर्नल एड ओनली। देन कम्स एक्सटर्नल बोरोइंग। एक्सटर्नल बोरो मतलब बोरो करना। ठीक है, किसी से उधार लेना। यहाँ पर एक्सटर्नल शब्द का नाम है, यहाँ पर एक्सटर्नल लिखा हुआ है, तो मतलब आप अपने देश के वासियों से उधार नहीं ले रहे हैं, आप किसी और देश से उधार ले रहे हैं। ठीक है, उधार लेना तो देखिए एक कंपैरेटिवली, उधार अगर आप ले रहे हैं तो ये लंबे समय के लिए होता है। पहली चीज तो ये कि लॉन्ग टर्म के लिए होता है, इसलिए थोड़ा सा चीप पड़ता है। ठीक, सस्ता पड़ेगा। इसके अलावा एक और चीज, अगर आप बहुत ज्यादा बोरो कर रहे हैं, बहुत ज्यादा आपकी अगर उधार चल रहा है, तो वो कंट्री की इमेज के लिए, कंट्री की सॉवरेनिटी के लिए थोड़ा सा ना इरोजन का काम करता है। इमेज थोड़ी सी ना खराब हो जाती है। लेकिन फिर भी इमेज खराब होने के बावजूद भी हम ये कहते हैं कि इंटरनल बोरो करने से अच्छा है कि एक्सटर्नल बोरो कर लो। इंटरनल बोरो क्या होता है? इंटरनल बोरो मतलब अपने देश से पैसे बोरो करना। अगर इंडिया में पैसे की जरूरत है तो इंडिया किसी और देश से ना लेकर अपने ही देश के आरबीआई से या अपने देश के किसी और बैंक से पैसे ले ले। तो हम यहाँ पर बोल रहे हैं कि भाई एक बार को एक्सटर्नल बोरो कर लो, लेकिन ये मत करो। ये क्यों? ऐसा क्यों कहा गया? ये इसलिए कहा गया कि यार देखिए, एक्सटर्नल बोरो करने से हमें, पहली चीज तो लंबे समय का होता है, दूसरा चीप होता है। तीसरी चीज इसके साथ ये है कि अगर दूसरे देश से लोन ले रहे हैं तो उसकी आपको करेंसी मिलेगी। ठीक है, आपके पास दूसरी देश की फॉरेन करेंसी मिलेगी, आपको हार्ड करेंसी मिलेगी।
तो वो आपको एक एक्स्ट्रा एज देगी गवर्नमेंट की स्पेंडिंग को। अच्छा, हार्ड करेंसी क्या होती है, इसके ऊपर वीडियो ऑलरेडी बना हुआ है, लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स पे गिवन है, वहां पर जाकर आप देख सकते हैं। इसके अलावा एक और चीज बोली गई है कि इसको इंटरनल की तरफ मत जाना, एक्सटर्नल की तरफ चले जाना। क्यों भाई इंटरनल की तरफ क्यों ना जाए, तो इंटरनल की तरफ इसलिए नहीं जाएगा कि अगर कोई देश जिसको पैसा चाहिए वो अपने देश के बैंक से खुद ही बोरो कर लेगा अगर, तो बाकी जो देश के वासी हैं वो किससे बोरो करेंगे। ठीक है, ये तो हक मारने वाली बात हो गई कि जो बैंक हमारे लिए बनाए गए हैं हम उससे पैसे नहीं ले सकते क्योंकि सरकार ने ऑलरेडी, सरकार की उधारी वहां पे चल रही है, तो वो क्राउडिंग आउट इफेक्ट हो जाता है। इसलिए बोला गया है कि एक्सटर्नल भले ही बोरो कर लो, एक्सटर्नल आपकी हल्की सी इमेज जो है, थोड़ा सा इमेज वाला होता है सीन, लेकिन आपको ये रहेगा कि आपके देश का पैसा नहीं होगा। दूसरी चीज आपके पास फॉरेन करेंसी आएगी और आपके देश में जो फर्दर इन्वेस्टमेंट लोग करना चाह रहे हैं वो हैम्पर नहीं होगा। अगर फॉर एग्जाम्पल अपने ही देश बैंक कि अपने देश के जो बैंक है वो अपने देश को अगर पैसे दे दें, तो अगर कोई अगर बिजनेसमैन अगर चाहे लोन लेने तो फिर उसको नहीं मिल पाएगा, तो उससे इन्वेस्टमेंट हैम्पर होगी। इस वजह से बोला गया है कि इंटरनल बोरोइंग्स जो है वो उतनी नहीं करनी चाहिए, क्योंकि अपने ही देश का पैसा अपने लोन्स वगैरह को पे ऑफ करने के लिए क्यों खर्च करना, बेटर है कि एक्सटर्नल बोरो कर लो। तो ये तीसरा सोर्स था एंड एक्सटर्नल बोरोइंग आपका दूसरा सोर्स था। प्रिंटिंग करेंसी आपका लास्ट सोर्स या हम लास्ट रिजॉर्ट मानते हैं, या हम सबसे इसको बिल्कुल लास्ट वाला ऑप्शन मानते हैं, क्योंकि पूरे गवर्नमेंट को हैंडीकैप बना देता है और बहुत ज़्यादा, मतलब इन्फ्लेशन की सबसे पहली चीज़ तो उसमें सिचुएशन लेकर आ जाता है। सबसे पहला जो उसका डैमेजिंग इफेक्ट है कि अपने साथ ये क्या लेकर आएगा, इन्फ्लेशन। ठीक है, अपने साथ इन्फ्लेशन को लेकर आ जाएगा। इसके अच्छा, ये इन्फ्लेशन आप कैसे मान सकते हैं, अगर आप 90s के किड हैं, इफ यू आर फ्रॉम 90s, तो आपको ये अनुमान लगाकर देखिए कि पहले के टाइम पे और आज 2022 के टाइम पे एक नॉर्मल जो टॉफी होती थी, हमें हमारे टाइम पे 1 रुपए की 4 टॉफी मिलती थी। एक 25 पैसे भी हमने चलाए हैं, 25 पैसे की हमने एक टॉफी खाई है, और हमने 50 पैसे की भी 2 टॉफियां खाई हैं, 1 रुपए की 4 टॉफियां खाई हैं। ठीक है, नॉर्मल जो चीजें होती हैं आपकी, उसको भी आप घर का सामान और राशन वगैरह, आटा दाल चावल गेहूं और उसे क्या कहते हैं, कुकिंग ऑयल, इन सब की प्राइस आज के और अपने 90s के ज़माने के प्राइस कंपेयर करके देखिए, तो आपको खुद रियलाइज़ होगा कि हाँ आपने भी ये सारी चीज़ें हैं। अगर आप 90s का कोई बच्चा अगर वीडियो देख रहा है तो वो इसको रिलेट कर पाएगा। ठीक है, कि इन्फ्लेशन आया तो है, तो इन्फ्लेशन उस टाइम से लेके इस टाइम तक अच्छा खासा आ चुका है, तो प्रिंटिंग करेंसी करने से इन्फ्लेशन और भी ज़्यादा आता है, बहुत ज़्यादा चांस होते हैं कि इन्फ्लेशन अपने साथ ये लेकर ज़रूर ज़रूर आएगा। अच्छा, नोट छापने से इन्फ्लेशन क्यों आता है, अगर आपको उस पर वीडियो चाहिए तो प्लीज़ जाकर डिस्क्रिप्शन बॉक्स में देखिएगा, वीडियोज़ ऑलरेडी ऑन दिस टॉपिक, वेरी इंटरेस्टिंग वीडियो, आप वहाँ पर जाकर देख सकते हैं। एक और चीज़ भी अपने साथ लेकर आता है अपार्ट फ्रॉम इन्फ्लेशन इज, ये प्रेशर लेकर आता है गवर्नमेंट के ऊपर। इन्फ्लेशन के साथ साथ गवर्नमेंट के ऊपर एक और प्रेशर बनता है लोगों का कि भाई सैलरी बढ़ाओ, हमारी जो गवर्नमेंट एम्प्लॉयज़ होते हैं वो डिमांड करते हैं कि हमारी सैलरी बढ़ाइए, हमारे वेजेस बढ़ाइए, तो इससे फर्दर गवर्नमेंट का क्या होता है, खर्चा, इसको हम कहते हैं गवर्नमेंट का एक्सपेंडिचर। तो ये आपके साथ कुछ प्लस और कुछ माइनस लेकर आते हैं, कुछ ना कुछ सोर्सेज हैं, आपने इनका पढ़ लिया पूरा का पूरा। आई होप आपको सब एक्सटर्नल एड, एक्सटर्नल ग्रांट, एक्सटर्नल बोरोइंग, इंटरनल बोरोइंग, प्रिंट करेंसी, सारे के सारे सोर्सेज क्लियर हो गए होंगे। इन केस ऑफ एनी डाउट प्लीज यूज द कमेंट बॉक्स। देन कम्स ओके, सो दिस इज इट फॉर टुडेज वीडियो, थैंक यू एवरीवन फॉर वाचिंग। अगर कोई भी प्रॉब्लम हो तो प्लीज कमेंट बॉक्स में जाकर मेंशन कर सकते हैं। इससे रिलेटेड वीडियो जो पार्ट 1, पार्ट 2, पार्ट 3 चल रहा है आपका, वो डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मेंशन है, वहां से जाकर देख सकते हैं। आपका ये नोट छापने वाला वीडियो आप जाकर वहां पर से देख सकते हैं, एवरीथिंग इज गिवन इन द डिस्क्रिप्शन बॉक्स। थैंक यू अगेन फॉर वॉचिंग एंड मे गॉड ब्लेस यू।